हमारे यहाँ एक अली हसन मियाँ थे नूरनगर के। अच्छा अच्छा। ठीक है, उनके यहाँ सारा जाली नोट जाता था, उनके यहाँ रहता था और वहीं से जाली नोट आगे जाता था। और फिर ओरिजिनल नोट जो छप बदल के आता था वो सीधे घर पे आता था। और भिक्षु के भेष में, भिखारी के भेष में बहुत क्रांतिकारी लोग आते थे। कौन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या करते है, तो उन्हीं को पता था। तो जैसे दादी बताती थी कि हम लोग 2-4 दिन बैठ करके कुछ सत्संग कुछ ये सुनेंगे दिन में, तब तक पता चला कुछ भिखार लोग आ गया भिक्षा मांगने के लिए, तुरंत हम लोग को भगाएंगे, बुलाओ सब बाहर क्यों रखा है, उसको इधर बुलाओ। पता नहीं भिखारों से उनको क्या प्रेम था, दादी कहते हमको समझ में नहीं आया कभी भिखार से इतना प्रेम। और जितने भिखार थे सब क्रांतिकारी थे, सब क्रांतिकारी, सबको बुलाते थे, बैठाते थे, बंद कर देते थे कमरा, पता नहीं क्या बात करते थे और सारा नोट देते थे। जो ढेलाबाई के अलावा अन्य जो नर्तकियां थी जो नाचने का काम करती थी, गाने के काम करती थी, उनसे बाबा को संपर्क कैसे हुआ? ढेलाबाई से तो बाद में संपर्क हुआ, पहले तो अन्य नर्तकियों से संपर्क था उनका। अच्छा। ऐसा हुआ कि जब 14-15 साल की उम्र में थे तो छपरा में एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ बारात आई थी जी, बड़ी बारात थी। तो पहले तो लोग दूर दूर से नाच देखने या ये प्रोग्राम देखने जाते थे, तो बाबा भी अपने गांव के एक रंगीला चाचा थे उनके साथ गए। अच्छा। तो वहां 2 पक्ष था, एक पक्ष था जिसमें बनारस, झांसी जो ग्वालियर है और आगरा, इधर की नर्तकी लोग एक साइड में थी, और दूसरे साइड में छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर ये लोग था। अच्छा। बहुत बड़ा कोई रईस होगा उसके यहाँ बारात आया हो। तो बाबा चले गए, लेकिन मतलब 11 बजते बजते 9 बजे से कार्यक्रम शुरू था, 2 घंटे में ही छपरा का जो पक्ष था वो हारने लगा। अच्छा। और बाबा को देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ, तो बाबा चाचा से बोले अपने, चाचा भाई चलो इसमें हमको कैसे आगे बैठाओगे, हम इस तरफ से लड़ेंगे, अपना कोई नाक काट के चला जाए तो ठीक नहीं है। तो बोले कि भैया हमें तुमको जानता कौन है, कौन जाने देगा। तब इन लोगों ने किसी से बात करना शुरू किया, लेकिन आधे घंटे के अंदर में ये लोग उस मालकिन के पास पहुंच गए जो छपरा की कमान संभाली थी, लेकिन उसका तबीयत खराब था, वो प्रोग्राम में नहीं थी, उसके घर पे चले गए, उसको बुखार था, उसका जो बॉडीगार्ड बाहर था वो जाने नहीं दे रहा था। फिर लोग समझाए, वो जाकर के पूछा, फिर इन लोग को अंदर ले गया। वो देखी, बोले कि 14-15 साल का 16 साल का लड़का ये क्या गाता होगा। तो बोले कि तुम क्या गाते हो, तो बोले कि जो सुन लीजिए मेरे से। ठीक है, गजल है, ठुमरी है, दादरा है, निर्गुण है, गजल है। बोले गजल गाते हो? आता हाँ। गाओ, कौन सा गजल गाओगे? तो मैं तो अपना ही गाता हूँ, मैं दूसरे किसी का नहीं गाता। बोले कि ठीक है गाओ। तो उन्होंने सुनाया, उसको रामायण में भी लिखे हैं कि तकदीर की बिगड़ी हुई तदबीर क्या करे, जब बादशाह बिगड़ गया तो वजीर क्या करे। गाए, बहुत अच्छा लगा। और उसी परिस्थिति में वो आई और आकर के स्टेज पे खड़े होकर के बोले कि हमारे तरफ से सजिंदा का काम ये लड़का करेगा, गीत भी गाएगा, सजिंदा का ये काम करेगा। फिर वो बैठ के तबला हारमोनियम जो भी मिला बजाने लगे, गीत गाने लगे। इधर की नर्तकियां डांस करती थी, गाना ये गाते थे। नतीजा ये हुआ कि सुबह 4 बजे सुबह होते होते वो लोग पस्त हो गया। अच्छा। छपरा की जीत हुई। फिर इनको सुबह में सभी नर्तकियां जो हैं वो नोट का माला पहना करके, दोनों पक्ष की, ऐसा नहीं कि केवल छपरे पक्ष की, दोनों मिल करके इनको कंधे पर उठा लिया, नोट का माला पहना के पूरे शहर में घुमाया गया। चाचा तब तक गायब हो गए, वहां से आके घर पे बता दिए। चाचा को सब बर्दाश्त हुआ, लेकिन जब इनको उठा करके नोट का माला पहनाया जाने लगा और घुमाने वाली बात हुई तो बोले कि नहीं ये तो शर्म की बात हो, भागा है। और आकर के शिवशंकर बाबा से बोल दिए। ये जब शाम को घर पहुंचे तो इनकी पिटाई हुई। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद हलवंत साहब खुद आ गए, क्योंकि हलवंत साहब बड़े जमींदार थे, मुख्तार थे, वो छपरा सिवान गोपालगंज उनके अधीन था। डीएम कलेक्टर जो थे वो लोग बिना उनकी आज्ञा का कोई आदेश नहीं पारित करते थे, ये कदम नहीं चल सकते थे लोग, इतना उनका दबदबा था। आए और महेंद्र मिश्र जी को शिवशंकर मिश्र जी से मांग करके अपने पास लेके चले पूजा पाठ कराने के। उस समय उन्हें संस्कृत का इतना अच्छा पिताजी से ज्ञान हो गया था कि पूजा पाठ, ब्याह शादी, श्राद्ध, कथा जो भी है सब कराने में निपुण हो चुके, सारे कर्मकांड में निपुण हो गए। तो गए, पूजा पाठ कराना तो उनका एक बहाना था, करते थे पूजा पाठ। उन्होंने तुरंत मंदिर बनवा दिया, वो मंदिर आज भी है। अच्छा। ये गए, उसने 1 महीने के अंदर में मंदिर बंडीगंज में, इसी बाजार में है। अच्छा, शिव बाजार। हाँ, बनवा दिया, वहां पूजा पाठ करने लगे। और उनकी महफिलें जो शाम को होती थी, रंगीन महफिल होती थी, उसमें गाना वाना गाने लगे। लेकिन इसके लिए तो इनका जन्म हुआ नहीं था। फिर उन्हीं के साथ इनको भारत भ्रमण का मौका मिला, हलवंत साहब के साथ। जहां तहां जाते थे अपना अंग्रेजों के कार्यक्रम में, ये भी साथ में जाते थे। और जहां इन लोगों का था रात को तो
होगा संगीत का कार्यक्रम सब जगह, क्योंकि फिल्म वगैरह ये सब तो था नहीं जी जी, उस समय, तो मनोरंजन का साधन वही था। तो उस माध्यम से अच्छा एक बार जो गीत गा देंगे दोबारा गाएंगे नहीं। अच्छा इनका गीत वो सब अलग था, तो इन्होंने 17-18 साल से ही अपनी पूर्वी का प्रचार करना शुरू कर दिया था जी। और जहां एक बार गाते थे मन मोह लेते थे लोगों का। तो उससे पहले तो अपने यहाँ पूर्वी के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, कोई नहीं जानता था। तो ढेला बाई के जानने से पहले उन्हें बहुत नर्तकी लोग जान गया था। अच्छा अच्छा। और बहुत लोग उनकी शिष्या बन भी गए थे उस समय। अच्छा। तो तब ढेला बाई का अपहरण किए, सब हुआ, ढेला बाई के पास रहे। फिर उसके बाद सब देखे कि अब हलवंत शाह को हटाना जरूरी है। अब अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि हलवंत शाह तो मिले ही नहीं कहीं। हाँ। उनका केस तो आज तक नहीं सुलझा कि हलवंत शाह कहाँ गायब हो गए। अच्छा। अरे मरते तो उनकी दाह क्रिया होता, अंतिम संस्कार होता, कुछ होता, लेकिन हलवंत शाह कहाँ गायब हुए, या तो हलवंत शाह जाने, या ढेला बाई जाने, या महेंद्र मिश्र जी जाने। मैंने कब से दोनों आदमी बिछड़ गए, अलग अलग हो गए समय? ढेला बाई की शादी की हमको लगता है कि 5 साल के अंदर कहीं बात है, क्योंकि ढेला बाई के साथ शादी हो गया तो ढेला बाई के साथ वो रहे, ऐसी मंशा नहीं थी। इन लोगों का क्रांतिकारी वाला काम था, आंदोलन, वो काम चलना है। हलवंत शाह तो जो अफीम का व्यापार अंग्रेज लोग करते थे, जो तो उनका साथ देते थे। अफीम का कारोबार चलता था ना। हलवंत शाह कहेंगे तो अंग्रेज से मिले हुए थे, अंग्रेजों के भक्त थे वो। अच्छा। रिवेल साहब जो थे वो उनको गोद लिए हुए थे। अच्छा। जिनका नाम पर रिवेलगंज है। तो रिवेल साहब का सारा काम था, यही देखते थे, यही करते थे। उनका पूरा जितना व्यापार था अंग्रेजों का, अफीम वगैरह का, ये सब करते थे। लगान वगैरह जो भी लोग लेकर के आता था ना हलवंत शाह के पास, या और भी कहीं जहां भी दूसरे जिले में भी, तो रास्ते में से लगान का जो सरकारी खजाना है इसको लूटने का काम भी उन्होंने बहुत किया। कौन? महेंद्र मिश्र जी। हाँ। जैसे मान लीजिए अभी के हिसाब से, जैसे बनियापुर से लगान चला, जो भी पैसा है जो भी है उठ के, और छपरा जा रहा है, बीच में से यदि कोई लूटेगा तो महेंद्र मिश्र लूट लेंगे। और कोई छपरा में नहीं करते थे, उनको जहां कहीं भी, बीकानेर महाराज को भी लूट लिए थे। अच्छा। हाँ। अच्छा एक बात, जब मान लीजिए कि अंग्रेज की मतलब पक्षधर थे हलवंत शाह जी और महेंद्र बाबा विरोधी थे। हाँ। तो फिर दोनों में दोस्ती कैसे बन गई? शुरू में तो गांव बच्चे थे ये। अच्छा। ये तो हलवंत शाह के साथ रह के ही क्रांतिकारियों के संपर्क में चले गए। अच्छा। लेकिन हलवंत शाह को पता नहीं चला। अच्छा। हलवंत शाह नहीं जानते थे। ढेला बाई को ये पहले से भी जानते थे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं था कि उससे अनजान थे। अच्छा। एक बार कभी हुआ था, हलवंत शाह से उनकी मुलाकात एक बार पहले हुई थी, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। वो कहीं से खजाना लूट करके, उधर बेगूसराय साइड से कहीं से लूट करके भागते हुए ये लोग मुजफ्फरपुर पहुंचे। कहीं ठहरना था, संयोग से ढेला बाई जिस कोठे में थी जिसके पास, वहीं चले गए थे। अच्छा। तो वहां ढेला बाई से मुलाकात हुई और वहीं पर पुलिस का रेड भी पड़ा, लेकिन वो तबले बजा रहे थे उस समय, किसी ने पहचाना नहीं। और ढेला बाई से साथ वादा हुआ था कि हम तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें सिखाएंगे। लेकिन फिर अब तो इनका तो जिप्सी की तरह थे, भारत में भ्रमण करते थे, फिर मौका नहीं मिला। मौका वही मिला कि उसको अपहरण करना पड़ा। मतलब हलवंत शाह के साथ में रहते हुए हलवंत शाह के मतलब दिशा निर्देश से अलग चलते थे। बिल्कुल अलग चलते थे। हलवंत शाह को जितना महेंद्र मिश्र जी ने क्षति पहुंचाया उतना तो किसी ने पहुंचाया भी नहीं होगा। और ये बात तो हलवंत शाह को मालूम नहीं? बिल्कुल, वो तो अनजान थे जी। हमारे क्षति हमको लगता है कि ये बात जब वो जाने होंगे तभी उनको गायब किया गया होगा। अच्छा। अब अनुमान हम लोग मानता, ये तो कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता है। ये जो गोरख बाबा थे, अच्छा, उनके भाई, तो हाँ, तो नोट पे जो ब्लॉक बनता था ना साइन वाला, वो गोरख बाबा ही करते थे। साइन किसका होता था? गोरख बाबा करते थे, गवर्नर का, सिग्नेचर। अच्छा। वायसराय का, गवर्नर का। और गोरख बाबा करते थे। हाँ, गोरख बाबा करते। यानी नोट छापने वाला काम सारा गोरख बाबा की जिम्मेदारी। हाँ, सब था। वो कला उनको बता दिए थे, समझा दिए थे, रहते थे, कहीं बीच में जरूरत हुआ। और गुरु का काम क्या है, जहाँ किसी से भटकेगा वहां बताना है, बाकी वो आराम करते। बाबा के जिम्मे वो क्रांति वाला काम था। इस तरह से लोगों की। और नोट जो ये छपता था ना जी, ये हमारे यहाँ एक अली हसन मियाँ थे नूरनगर के। अच्छा अच्छा। ठीक है, उनके यहाँ सारा जाली नोट जाता था, उनके यहाँ रहता था, और वहीं से जाली नोट आगे जाता था। और फिर ओरिजिनल नोट जो छप बदल के आता था वो सीधे घर पे आता था। और भिक्षु के भेष में, भिखारी के भेष में बहुत क्रांतिकारी लोग आते थे। कौन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, तो उन्हीं को पता था। तो जैसे दादी बताती थी कि हम लोग 2-4 दिन बैठ करके कुछ सत्संग, कुछ ये सुनेंगे दिन में, तब तक पता चला कुछ भिखार लोग आ गया भिक्षा मांगने के लिए, तो हम लोग को भगाएंगे, बुलाओ, सब बाहर क्यों रखा है, उसको इधर बुलाओ। पता नहीं भिखारों से उनको क्या प्रेम था, दादी कहती, हमको समझ में नहीं आया कभी भिखार से इतना प्रेम। और जितने भिखार थे सब क्रांतिकारी थे, सब क्रांतिकारी, सबको बुलाते थे, बैठाते थे, बंद कर देते थे कमरा, पता नहीं क्या बात करते थे, और सारा नोट देते थे।